Let's start ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। अगर आप ऑडिटर के तौर पे कंपनी में वर्क करते हो तो आपकी जिम्मेदारियां क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा राइट्स, यहाँ पे हम देखेंगे ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज मीन्स जिम्मेदारी। आपको क्या क्या काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी से काम करना है। चलो लेट स्टार्ट ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। Section 143 of Company Act 2013 specify the duties of an auditor of a company in a quite comprehensive manner. It is noteworthy that scope of duties of an auditor have been extending overall this year. बेसिकली सीधी बात है, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे उसकी ड्यूटी के अंदर भी एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन डिटेल। नंबर वन, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू इंक्वायरी ऑन सर्टन मैटर। कितनी मैटर ऐसी होती है जहाँ पे ऑडिटर चाहे तो एडिशनल इंक्वायरी कर सकता है, जहाँ पे उसको लगता है। जैसे इट इज़ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू इंक्वायर इन टू द फॉलोइंग मैटर। ये सब जो बताई गई है इसमें से जो मैटर्स है उसके ऊपर उसको इंक्वायरी करना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूटी है ऑडिटर की, क्योंकि इस पर वो इंक्वायरी नहीं करेगा तो चांसेस है इसके अंदर फ्रॉड होने की शक्यता बढ़ जाती है। नंबर वन, वेदर लोन एंड एडवांस इज मेड बाय कंपनी। अगर कंपनी ने किसी को लोन के तौर पे या एडवांस के तौर पे कुछ सम अमाउंट दिया है on the basis of security have been properly secured, and whether the term on which such loan and advances has been made to the interest of the company or its member are prejudicial। यानी सीधा बताया कि अगर कंपनी ने किसी को लोन या एडवांस के तौर पे पेमेंट दिया है तो क्या तुमने वो जो प्रॉपर्टी उसके पास से जो लोन देते वक्त उसके पास से मॉर्गेज के तौर पे कोई सिक्योरिटी ली है तो क्या उसकी प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा। नंबर टू, whether transaction of the company which are represented merely by book entry are prejudicial to the interest of the कंपनी। यानी कितने ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में होते नहीं मगर बुक्स ऑफ अकाउंट में बताए जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट विद द यूज ऑफ असेट। असेट को इस्तेमाल करते हो तो असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हो। तो कॉमा ने तो ये भी एंट्री डाली तो ये भी दिख रहा है कि भाई ऐसी कोई तो अमाउंट नहीं डाल देना जिससे मेंबर की या तो कंपनी के इंटरेस्ट में कोई तकलीफ पहुंच सकती हो, फ्रॉड हो सकते हैं भाई। तो इसके ऊपर वो इंक्वायरी करेगा। नंबर थ्री, where the company not being an investment company और बैंकिंग कंपनी। अब कॉमन है हमारे जैसी जो कंपनी होगी ट्रेडिंग कंपनी होगी, इसीलिए बता के जो कंपनी इन्वेस्टमेंट वाली या बैंकिंग कंपनी नहीं है, वेदर so much of the asset of the company consist of share, debenture and security have been sold at the price less than what which they have purchased by the company। सीधी बात, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो बैंकिंग कंपनी हो तो वो लोग शेयर जल्दी ज़्यादा जल्दी इमरजेंसी सिचुएशन में बेच सकते हैं। मगर ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है बैंकिंग कंपनी भी नहीं है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर डिबेंचर परचेज प्राइस से बहुत कम कीमत में बेच दिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऑडिटर उसके ऊपर भी रिसर्च करेगा, डिटेल में इंक्वायरी करेगा। नंबर फोर, whether loan and advances made by the company have been shown at deposit। सीधी बात है कि कंपनी ने लोन एडवांसेस अगर किए हैं तो उसको डिपॉजिट के तौर पे लिखा है कि नहीं बैलेंस शीट में, ये भी देखा जाएगा। पॉइंट नंबर सिक्स,
पर्सनल एक्सपेंस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। सीधी बात है, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस करता है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंस में फ़र्क पड़ता है। एक्सपेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर स्टडी करेगा। वेदर it is stated in the book and document of the company that any share have been allotted for cash। याद रखना शेयर किस में दिए है, कैश में। And whether cash has been received in respect of allotment, and if no cash has actually been received, whether the position as stated in the R books of account and balance sheet is correct, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। सीधी बात है कि अगर किसी को कंपनी ने अलॉटमेंट कैश में किया है, या तो कोई बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा कैश में दिया है, तो उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ वेरीफाई करेगा कि जो एंट्री है वो सही तरीके से हुआ है ना, कोई अंदर मिसलीडिंग, मिस कन्फ्यूजन, मिस अंडरस्टैंडिंग तो या तो मिस इंफॉर्मेशन तो लीड नहीं होती है। क्लियर। द ओपिनियन of research committee of ICAI section 143 subsection 1 is reproduced below. The auditor is not required to report on the manner specified in subsection 1 unless he has special comment to make of an any item referred to। सीधा बताया, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर वो आईसीए ने स्पेसिफाई करा है कि अमुक मैटरों के अंदर ऑडिटर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा अनली स्पेसिफाइड। इफ ही सेटिस्फाइड एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, ही हैज़ नो फर्दर ड्यूटी टू रिपोर्ट दैट ही इज सो सेटिस्फाइड। सीधी बात है, अगर ऑडिटर इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाइड होता है कि हाँ भाई जो है वो सब सही तरीके से चल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। In such a case, the content of auditor remand will exactly the same as auditor has inquired and apply his mind to information decided by the allocated by the inquiry। अब ध्यान देना, it is said that auditors will make a report to the member in case he find answer of any matter in advance। ये चीज़ है कि अगर कोई इंक्वायरी करता है ना, उसके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, या तो कोई इंक्वायरी का ओपिनियन, या उसने बुक स्टडी करी, लोन इन एडवांस देखी, फिनेंशियल स्टेटमेंट पे देखा, डेप्रिसिएशन पे देखा, वो सब करने के बाद कोई जगह वो नेगेटिव फील करता है या डिससेटिस्फाइड होता है, तो ही वो चीज़ के बारे में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। क्लियर। ये थी पहली ड्यूटी, ड्यूटी टू इंक्वायर इन सब्जेक्ट मैटर। पॉइंट नंबर 2, ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। सीधी बात है ना, ऑडिटर का काम तो यही होता है कि अगर वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा तो उसकी कोई मतलब नहीं है ना। जैसे चेक है, चेक पे साइन नहीं करोगे तो चेक का कोई मतलब नहीं है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भाई जो ऑडिट रिपोर्ट बना है उसको साइन करे, ड्यूली असाइन करे। चलो देखते हैं। द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी shall sign the audit report or certify any other document of the company in respect with provision of subsection 2 of section 141 and the qualification, observation, comment of any financial matter which have any negative effect on the functioning of the company shall be mentioned in auditor report, and it shall to be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company। बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि ऑडिटर साइन तो करेगा, साइन करने के साथ साथ वो पूरा रिपोर्ट लिखेगा। अगर वो कोई चीज़ से वो नेगेटिव इफेक्ट होता है या कोई इंक्वायरी में नेगेटिव होता है तो वो लिखेगा,
उसके साथ साथ वो कंपनी की एनुअल मीटिंग में वो नेगेटिव इफेक्ट को रीड भी करेगा, ने उसके बाद बोलेगा कि भाई कोई भी मेंबर आके इसके ऊपर इंस्पेक्शन कर सकता है, यहाँ पे ऐसी गलती या घोटाले या तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट होता है, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ड्यूटी टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे होते हैं ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ऑडिट करने के, उसको फॉलो करे। ध्यान देना, थोड़ा ब्लर है। एज पर सेक्शन 9, एज पर सब सेक्शन 9, एज पर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, every auditor shall comply with the auditing standard। जितने भी ऑडिटर है उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने पड़ेंगे। फर्दर एज पर सब सेक्शन 10 ऑफ 143, the central government may prescribe the standard of auditing as recommended by ICAI, constituted under section 3 of the Chartered Accountant Act 1949, in consultation with and after examination of the recommendation made by NFRA, National Financial Reporting Authority, provided that any auditing standard are notified, any standard or standard of auditing specified by ICAI should be deemed to be auditing standard। यानी ध्यान देना, दो सेक्शन पे है। सेक्शन 143 का सब सेक्शन 9 ऐसा बोलता है कि हर ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। न सेक्शन 143 का सब सेक्शन 10 ऐसा बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करे आईसीएआई के कहने पे, और किसकी कंसल्टेंट के मुताबिक, एज पर द कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन मेड बाय NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उन्होंने ये बताया कि जितने भी स्टैंडर्ड बताए गए वो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एज्यूम करके तुमको अपना काम करना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 इज ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। As per section 3 of section 143, the auditor shall also state whether he has brought and obtained all information and explanation which to the best of his knowledge and belief when necessary for the purpose of audit, and if not, अगर नहीं होती तो the detail and the effect on the information on financial statement। सीधा ज बताया है कि ऑडिटर 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 अगर ऑडिट करता है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसने जो भी ऑडिट किया है वो सही है और उसके नॉलेज के मुताबिक सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हुई है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर? क्लियर? Number two, whether, in his opinion, proper books of account as required by the law have been kept by the company as per appear from his examination of book, proper adequate for the purpose of an audit has been received from the branches not received by him। यानी सीधा बताया कि उसको ऑडिट रिपोर्ट में भी देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंट के लिए ज़रूरी है, कायदे के मुताबिक ज़रूरी है, वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया गया है ना, वो सब सही इंफॉर्मेशन दे रही है कि फिर नहीं दे रही है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, वेदर द रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी ब्रांचेस। अब ये किसकी बात है? अगर कंपनी की कोई हेड ऑफिस है, ब्रांचेस है, सब्सिडरीज है, उसके रिलेटेड। वेदर द रिपोर्ट ऑन द सेम ऑफ whether the report on the same of
any branches office of the company, any branches office of the company audited under section 8 by a person other than company auditor has been sent to him under the provision that he has deal in preparing with report। यानी सीधा के सीधा पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, वेदर द कंपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डील विथ रिपोर्ट इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के मुताबिक जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट है वो सही तरीके से बनाया हुआ है कि नहीं है, कंपनी रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं है, बैलेंस शीट प्रॉपर शेड्यूल से बना है कि नहीं है। क्लियर। आगे, वेदर इज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक तुमने इंफॉर्मेशन को इनपुट दिया है कि नहीं है। The observation or comment of the auditor on financial transaction which have negative effect on the functioning of the company, ये चीज़ों पर भी ध्यान देना कि उसने किसी कोई कमेंट होनी थी जो कंपनी के खिलाफ हो। क्लियर। तो ये सब पॉइंट होते हैं, ये सब आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा के पॉइंट आपको 2-3 पॉइंट समझने की ज़रूरत है, तो ये सब उसकी ड्यूटी होती है। पॉइंट नंबर 5, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉई या रिस्पेक्टिव ऑफिसर या कोई मैनेजर या कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो कॉमन है ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रॉड को रिपोर्ट करे अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। As per subsection 12 of section 143 of the Act, if an auditor of a company in course of the performance of his duty has reason to believe that offense involving fraud is being or committed against the company by the officer or employee of a company, he shall immediately, याद रखना, he shall immediately report to the matter to the central government within such time which is prescribed under rule 13। आपको ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऑडिटर कोई ऐसा काम करता है कि कम फाइंड आउट करता है कि भाई कंपनी में कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉई, कोई एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर ने फ्रॉड करा है तो इमीडिएटली रूल 13 के मुताबिक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। मगर कंडीशन क्या है रूल 13, तो देखिए रूल 13 ऑफ द कंपनी रूल्स प्रिस्क्राइब दैट in case the auditor has sufficient reason to believe that offense involving fraud is being committed against the company by the officer, he shall report the matter to the central government immediately but not more than 60 day of his knowledge। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि जैसे ही उसको पता चला कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो जैसे ही उसके दिमाग में आता है उसके 60 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया? क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कोई अलग मैटर में, जैसे एग्जाम्पल सर दो तो पता चले भाई इन्वेस्टिगेशन, तुम पढ़ोगे इन्वेस्टिगेशन तो ये ऑडिट रिपोर्ट से अलग मैटर हो गई ना। तो देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA by general or special order direct in respect of such class or description of a company as may be specified in the audit in the order that auditor report shall also include a statement on matter may be specified there। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो NFRA उसके कंसल्टेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट
स्पेशल ऑर्डर करेगी या डायरेक्ट करेगी ऑडिटर को कि तू ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तेरे जो बेसिक है उसके साथ साथ ये कोई स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर जो मैटर पे चाहती हो वो स्पेसिफिक मैटर के ऊपर तेरे को अपना रिपोर्ट ऑडिट ड्यूटी रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। Point number 7 is duty to state the reason for qualification और नेगेटिव रिपोर्ट। ये बहुत दो लाइन का मगर बहुत खतरनाक है। एज पर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 143 एनी ऑफ द मैटर required to be included in the audit report required to be included in the audit report is answered in negative or with qualification the report shall state the result thereof। अगर कोई भी मैटर वो नेगेटिवली लिखता है आंसर, जैसे भाई ये चीज ऐसी है तो उसको रिपोर्ट के अंदर वो नेगेटिव रिपोर्ट के आंसर के साथ उसके रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो दिस इज द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। क्लियर, विच वी हैव ऑलरेडी completed।